हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 101% में हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि गांधी जी और तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच समझौते के बाद सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई। उसके बाद यह फैसला किया गया कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें कांग्रेस भी अपना प्रतिनिधि भेजेगी। इस तरीके से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता है। यह सम्मेलन आयोजित होता है 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। जब 7 सितंबर 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन का फैसला किया जाता है। यह गोलमेज सम्मेलन उसी पुरानी जगह पे सेंट जेम्स पैलेस लंदन में यह स्थान है, इसी में होता है। इसी में जहां पहली बार ये बैठक हुई थी वहीं पर दोबारा भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बैठक बुलाई जाती है। अब चूंकि पहले से ही जो है गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था और कांग्रेस ने भी अपना प्रतिनिधि बेचने का वादा किया था, तो इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी को चुना जाता है। गांधी जी इस गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार होते हैं। यहां से एक चीज प्रश्न पूछता है कि गांधी जी जो गए थे गोलमेज सम्मेलन में, वो किस चीज से गए थे, अर्थात किस जहाज से गए थे? तो उस जहाज का नाम था यस राजपूताना। यस राजपूताना नामक जहाज से गांधी जी पहुंचते हैं लंदन। कब? 7 सितंबर को गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हो गई। गांधी जी पहुंचते हैं 12 सितंबर 1931 ईस्वी को गांधी जी इंग्लैंड पहुंचते हैं। साथ में क्या हुआ कि कांग्रेस की कार्यकारिणी की जो एक सदस्य थी श्रीमती सरोजनी नायडू जी भी यहां जाती हैं। सरोजनी नायडू भी लंदन पहुंचती हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। साथ में इनके एनी बेसेंट भी थी। लेकिन ये दोनों जो महिलाएं थी, ये दोनों जो है भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। वहां पर सभी लोगों को मिलाने के बाद कुल 31 प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। 31 प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधि उपस्थित थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श हो रहा था, लेकिन 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को बिना ठोस नतीजे को यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ? असफल हो गया। अब असफल होने के बाद गांधी जी 28 दिसंबर 1931 ईस्वी को भारत लौटते हैं। 1931 ईस्वी को गांधी जी भारत लौटते हैं। और गांधी जी भारत जब लौटते हैं, जैसे आजकल नहीं होता कि कोई नेता जैसे आता बड़ा काम करके, या कोई समाज का ऐसा अगुआ जिसको हम लोग अपना मार्गदर्शक समझते हैं, कहीं से वो आता है तो उसके स्वागत में भीड़ जुट जाती है। तो गांधी जी जब इंग्लैंड गए थे तो भारतीयों को काफी आशा थी कि गांधी जी वहां से जो है समझौता करके लौटेंगे। लेकिन 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को क्या हुआ कि बिना किसी नतीजे के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल घोषित कर दिया गया। 28 दिसंबर 1931 ईस्वी को गांधी जी भारत वापस आते हैं। इनके स्वागत में भीड़ जुटती है। गांधी जी के स्वागत में भीड़ जुटती है। जब स्वागत में भीड़ जुटी तो गांधी जी ने उनको संबोधित किया और कहा कि मैं इंग्लैंड से खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन एक चीज मैंने किया कि अपने देश की इज्जत पर जो है आंच नहीं आने दिया। बेशक मैं खाली चला आया, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि गांधी जी वहां गए थे और भारत की इज्जत को दांव पे लगा दिया। जब गांधी जी वापिस आते हैं तो वो दुखी मन से जनता को संबोधित करने के बाद ये फैसला लेते हैं कि हम पुनः द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। हम पुनः जो है आंदोलन करेंगे। जैसे पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग जानते हैं कि 1930-31 ईस्वी में जो है प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे गांधी जी। अब गांधी जी ने क्या कहा कि हम द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। द्वितीय सविनय अवज्ञा कब शुरू करेंगे? 4 जनवरी 1932 ईस्वी से 7 अप्रैल को ये खत्म हो जाता है। 7 अप्रैल 1934 ईस्वी में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो जाता है।
जब अंग्रेजों ने देखा कि भारतीय काफी विरोध पर उतारू हो चुके हैं, अब शासन सत्ता चलाना दुष्कर कार्य हो रहा है, तो अंग्रेजों ने एक नीति चलाई कि इनको जो है बांट दो और राज करो। अंग्रेजों का जो ये घिनौना रूप था, बांटो और राज करो नीति का जो है घिनौना रूप हमको सामने कब देखने को मिला? 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को क्या हुआ कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेंजे मैकडोनाल्ड, जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रेंजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने एक सांप्रदायिक पंचांग पारित कर दिया। सांप्रदायिक पंचांग अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम की विशेषता क्या थी या इसमें एक उल्लेख क्या था? 16 अगस्त 1932 ईस्वी जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने पारित किया, इसमें क्या कहा गया कि जो विधानमंडल हैं, विधानमंडल में जो निर्वाचित होंगे प्रत्याशी, हम जिनको कह सकते हैं कि जो विधानमंडल का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तित्व होंगे, उनका क्या है कि जैसे अल्पसंख्यकों के लिए जो है अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी गई। अल्पसंख्यक, इनके लिए अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी गई। निर्वाचक मंडल की व्यवस्था होगी। तकलीफ यहां नहीं थी, अभी तक क्या था कि इन अल्पसंख्यकों में जो है सिख और मुसलमान तो शामिल थे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक पंचांग के माध्यम से क्या किया कि जो दलित वर्ग है, दलित वर्ग, इस दलित वर्ग को हिंदू धर्म से अलग माना गया। हिंदू धर्म से इसे अलग माना गया। और इसके लिए क्या किया गया? जैसे अभी अल्पसंख्यकों के लिए सीटें सुरक्षित थी, और इस दलित वर्ग को जब हिंदू धर्म से अलग मान लिया गया तो इसे भी अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया कि हिंदू का जो दलित वर्ग है ये भी अल्पसंख्यक है। इसके लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था होगी। जब इसकी जानकारी की हिंदुओं से दलितों को अलग करके इनको अल्पसंख्यक मान लिया गया, अंग्रेजों ने अल्पसंख्यक मान लिया, तो इसकी जानकारी जब महात्मा गांधी जी को होती है तो वो चिंतित हो जाते हैं। और वो उस समय बंद थे, महात्मा गांधी जी यरवदा जेल में बंद थे। वहीं पर इन्होंने कांग्रेस के माध्यम से अपने व्यक्तिगत विरोध दर्ज करवाया कि ब्रिटिश सरकार को। ब्रिटिश सरकार यद्यपि इनकी बातों से मानने से इनकार कर दिया, गांधी जी ने क्या किया कि आमरण अनशन शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे मंजूर है, लेकिन हम जो है दलितों को हिंदू वर्ग से अलग नहीं होने देंगे। काफी मान मनोबल के बाद कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होते हैं गांधी जी को मनाने के लिए, और गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है। 26 सितंबर 1932 ईस्वी को समझौता होता है, जिसे पूना समझौता कहते हैं। इसमें समझौता क्या हुआ कि जो 26 सितंबर 1932 ईस्वी को डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ, उसमें यह हुआ कि दलित वर्ग हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। बेशक इसके लिए जो है अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था नहीं होगी, बेशक आप क्या कर सकते हैं कि इस दलित वर्ग के लिए जो सीटें आरक्षित हैं उसकी संख्या बढ़ा दी जाए। इन दोनों के बीच समझौता होता है, जिन्हें पूना समझौता कहा जाता है। जब अंग्रेजों की बांटो और राज करो नीति भी नहीं सफल हुई, उन्होंने देखा कि भारतीय तो आपस में जुड़े ही गए, समझौता कर लिए, हमारा विरोध अभी भी जारी करके रखे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि उस समय के जो साम्राज्य के अगुआ थे, ब्रिटिश साम्राज्य के, उन लोगों ने फैसला किया पुनः सभी लोगों को एकत्रित किया जाए और एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया गया। लेकिन उस समय जो भारत के सचिव थे सर सैमुअल होर, सचिव जो थे भारत के, ये जो भारत के सचिव सर सैमुअल होर हैं, ये जो है गोलमेज सम्मेलन के विरोधी थे। गोलमेज सम्मेलन आयोजन करने के पक्ष में नहीं थे। इनका क्या तर्क था कि लोग आते हैं और यहाँ पर विचार विमर्श करने के बाद समझौता कुछ होता नहीं, फालतू में आके लोग यहाँ समय वेस्ट करते हैं, इसलिए ऐसा किया जाए गोलमेज सम्मेलन आयोजन ही ना किया जाए। लेकिन वहां पर जो सांसद था और ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो कार्य करने वाले लोग थे, काफी विचार विमर्शों के बाद ये फैसला हुआ कि जो ये भारत के सचिव सर सैमुअल होर ये गलत है,
लोगों को पुनः एकत्रित किया जाए और गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाए। लेकिन एक ध्यान रखा जाए, उसमें एक चीज का ध्यान रखा जाए कि उन्हीं लोगों को बुलाया जाए जो सरकार का विरोध ना करे, सरकार का विरोध ना करे, अर्थात अपने लोगों को बुला के औपचारिकता जो है पूरी कर ली जाए। देखिए भाई, हमने गोलमेज सम्मेलन बुलाया और लोग आए, उसमें जो है विचार विमर्श करने के बाद यह फैसला हो गया। सरकार के बिना विरोध का कोई विरोधी नहीं होगा तो सरकार विरोध नहीं करेगी, जो भी चाहेगी वो मनमाजी फैसला करेगी। और फिर विचार विमर्शों के बाद 17 नवंबर 1932 ईस्वी को 17 नवंबर 1932 ईस्वी को यह फैसला लिया जाता है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाए, गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाए। और यह सम्मेलन जो बुलाया गया तो इसमें 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 46 प्रतिनिधि उपस्थित थे। और इन 46 प्रतिनिधियों से विचार विमर्श के बाद, विचार विमर्श क्या था, सरकार का विरोधी कोई बुलाया ही नहीं गया। जब सरकार का विरोध ही नहीं होगा, सरकार जो भी चाहेगी वही मनमाजी फैसला लेगी। तो इस हिसाब से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी को 24 दिसंबर 1932 ईस्वी को तृतीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो गया। और इस समाप्त के बाद क्या हुआ कि एक श्वेत पत्र जारी किया जाता है, श्वेत पत्र जारी करता। और इस श्वेत पत्र पर विचार के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में, लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त समिति बनाई जाती है। क्या बना? संयुक्त समिति बनाई जाती है, संयुक्त समिति का गठन होता है। और यह संयुक्त समिति क्या करती है कि आपराधिक विचार विमर्शों के बाद 22 नवंबर 1934 ईस्वी को 22 नवंबर 1934 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और जब इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी तो इसके रिपोर्टों के आधार पर जो भारत का सचिव सर सैमुअल होर थे, सचिव जो थे सर सैमुअल होर, इन्होंने क्या किया, 19 दिसंबर 1934 ईस्वी को 19 दिसंबर 1934 ईस्वी को जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी उसके आधार पर इन्होंने ब्रिटिश संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया। और उस विधेयक पर काफी विचार विमर्शों के बाद यह फैसला लिया गया कि ये जो है विधेयक जो है इसको पास कर दिया जाए। इस जो इन्होंने ब्रिटिश संसद में विधेयक प्रस्तुत किया था उसको भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम विधेयक इन्होंने पेश किया था। जो भारत के सचिव सर सैमुअल होर थे, लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता वाली कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर काफी विचार विमर्शों के बाद ये सम्राट के पास पहुंचते हैं। ब्रिटिश सम्राट जो है उस पे 3 अगस्त 1935 ईस्वी को 3 अगस्त 1935 ईस्वी को अपना हस्ताक्षर कर देता है। अर्थात ये जो भारत शासन अधिनियम था ये पारित हो गया 3 अगस्त 1935 ईस्वी को। ये जो विधेयक पारित हुआ था, भारत सरकार विधेयक, इसे भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय शासन का प्रबंध जो है ये भारतीयों को अधिकार मिल गया कि आप प्रांतीय शासन सत्ता चला सकते हैं। इस पर जो इनको अधिकार मिला 1935 ईस्वी के द्वारा, तो बहुत से क्षेत्रीय पार्टियों का गठन हो गया। बहुत से क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो शासन सत्ता चलाने में उत्सुकता के साथ भागीदारी लेने के लिए तत्पर हो गए। इस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों का जो है उदय हो गया, बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हो गया। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था। 1935 ईस्वी भारत शासन अधिनियम, इसके तहत यह व्यवस्था की गई थी। 1935 ईस्वी भारत शासन अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि प्रांतों में जो है चुनाव होगा। और इसके आधार पर 1937 ईस्वी में भारत में प्रांतों में चुनाव हुआ। और इस प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, 8 प्रांतों में सरकार बनाई और मंत्रिमंडल का गठन किया। उसी समय क्या हुआ कि 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब उस समय के जो
वायसराय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या किया कि जो ये प्रांतों में सरकार गठित है बिना इनकी सहमति के, किसी से सहमति लेने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने जहमत ही नहीं उठाया लॉर्ड लिनलिथगो ने। जो 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ उसमें जबरन भारत को जो है इसमें धकेल दिया। उन्होंने घोषणा की कि जो भारत देश है जिसके हमारे अधीनस्थ है वो जो है युद्ध में शामिल होगा। साथ में इन्होंने क्या कहा कि आपातकाल है, आपातकाल की घोषणा कर दी। और उस समय जो प्रांतों के मुखिया होते थे जिन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था, प्रधानमंत्री, पेपर में कई बार यह पूछा है कि जो 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा, या यूं पूछता है कि जो भारत में पहला चुनाव हुआ था प्रांतों में, उसके मुखिया को, प्रांतों के मुखिया को क्या कहते थे, तो उसके मुखिया को प्रधानमंत्री कहते थे। तो ये लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या किया कि 1939 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया तो प्रधानमंत्री अर्थात प्रांतों के मुखिया की सहमति भी नहीं लिया और जबरन जो है भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। साथ में भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी। कांग्रेस कार्य समिति ने क्या कहा, सरकार से यह कहा कि आप अपना उद्देश्य स्पष्ट करिए, हमको क्यों शामिल कर रहे हैं उसमें, हमारा तो किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें किसी झगड़े में पड़ना ही नहीं, तो हमको काहे द्वितीय विश्व युद्ध में खींच रहे हैं। और साथ में इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, अगर आप शामिल ही कर रहे हैं, हम आपके साथ शामिल हैं, लेकिन क्या युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। सरकार ने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। जो भी कांग्रेस कार्य समिति ने मांग की उस पर सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। मजबूर होकर कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को, 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को एक प्रस्ताव पारित करती है। प्रस्ताव पारित हुआ और इस प्रस्ताव में यह कहा गया कि हम अर्थात जो कांग्रेस के प्रांतों में मंत्रिमंडल गठन है वो क्या करेगा, ये 29 और 30 अक्टूबर के बीच, 29-30 अक्टूबर 1939 ईस्वी में सभी मंत्रिमंडल, जो प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल गठित थे, मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देगा और इन्होंने इस्तीफा दे भी दिया। कांग्रेस कार्य समिति के आदेशों पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सरकार का विरोध करने के लिए इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने क्या कहा, मुस्लिम लीग ने कहा कि ये जो इन लोगों ने इस्तीफा दिया है, अब हम इसको क्या करते हैं कि इनसे मुक्ति मिल गई, हम लोग इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं, मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि कांग्रेस ना रहेगी और फिर चुनाव होगा और इस तरीके से जो है कांग्रेस से हमको मुक्ति मिल गई। इन्होंने इसको जो है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया। साथ में इनका धन्यवाद भी दिया और कहा कि यह धन्यवाद दिवस भी है, धन्यवाद दिवस भी मनाया इन्होंने। और इस मुस्लिम लीग के साथ डॉक्टर अंबेडकर ने भी सहयोग किया। डॉक्टर अंबेडकर भी साथ दिए थे। अब तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने यह देखा कि वायसराय ने क्या देखा कि जो कांग्रेस है ये द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होगी या हमारा सहयोग नहीं करेगी। तो उन्होंने क्या किया, 8 अगस्त 1940 ईस्वी को, 8 अगस्त 1940 ईस्वी को एक प्रस्ताव रखा, कांग्रेस से सम्मुख एक प्रस्ताव रखा कि आप हमारा जो है सहयोग करिए। युद्ध में सहयोग के उद्देश्य से इन्होंने क्या किया, 8 अगस्त 1940 ईस्वी को एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसको जाना जाता है। इस अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया कि हमें ऐसा कुछ भी मान्य नहीं है जो आप प्रस्ताव दे रहे हैं। कांग्रेस ने जो ये अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय ने प्रस्ताव रखा था, उससे और स्वयं को युद्ध से अलग दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, कांग्रेस वालों ने क्या किया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। इसके माध्यम से ये लोग दिखाना चाह रहे थे कि हम जो है अगस्त प्रस्ताव को भी नहीं मान रहे हैं, साथ में जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है सरकार ने हमको जबरन शामिल कर दिया, हम उसको भी नहीं मान रहे। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को
महाराष्ट्र में एक स्थान है पवनार आश्रम। पवनार आश्रम से इन्होंने क्या किया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह जब शुरू हो गया 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को, तो पहले सत्याग्रही, पेपर में कई बार पूछा है कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को शुरू हुआ था, तो उसके पहले सत्याग्रही कौन थे? तो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। 17 दिसंबर 1940 ईस्वी को 17 दिसंबर 1940 ईस्वी को 17 दिसंबर 1940 ईस्वी को जो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह था, इसे समाप्त घोषित कर दिया गया, अर्थात ये समाप्त हो गया। 17 दिसंबर 1940 ईस्वी को जब ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के समाप्त कहा गया, उसके बाद क्या हुआ कि 5 जनवरी 1941 ईस्वी को 5 जनवरी 1941 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे पुनः चालू कर दिया। और ये द्वितीय चरण में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ, तो इसमें लगभग 20,000 सत्याग्रही जो है गिरफ्तार हुए। और इसे द्वितीय चरण में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ, इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन। अब क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने देखा कि ये जो कांग्रेस है, इसका जो राजनीतिक पकड़ बनती चली रही जा रही और भारतीय भी कांग्रेस का ही पक्ष ले रहे। उन लोगों ने क्या कहा कि मुस्लिम लीग ने कहा कि अब हम सीधे सीधे जो भारत के बंटवारे की बात करते हैं, उसके लिए उन्होंने 23 मार्च 1940 ईस्वी को 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है लाहौर में। मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है लाहौर में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है इस लाहौर अधिवेशन के 23 मार्च 1940 ईस्वी का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता करते हैं। और इस अध्यक्षता में इनके अध्यक्षता में क्या फैसला हुआ कि अलग हम पाकिस्तान मांग रहे हैं, हमको पाकिस्तान से कम कुछ भी मान्य नहीं, अर्थात हम भारत के 2 टुकड़े करके ही मानेंगे। हमें जो है भारत में एक साथ रहने में जो है दुश्वारियां हैं, हमको अलग दे दिया जाए, हमारा हिस्सा अलग दे दिया जाए। तो इस पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान, कभी कभी पेपर पूछता है कि ये पाकिस्तान का पहली बार जो है प्रयोग किसने किया या इस नाम को किसने गढ़ा, तो 1933 ईस्वी में 1933 ईस्वी में एक विद्यार्थी था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली, इसने सबसे पहली बार इस पाकिस्तान के नाम को गढ़ा था। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि लोग चौधरी रहमत अली की बातों को जो है बहुत गौर से नहीं देखे थे, ना तो सुने थे। उन्होंने कहा कि एक उद्दंड लड़के की ऐसी परिकल्पना है। लेकिन बाद में यही जो है 23 मार्च 1940 ईस्वी को जो मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन हुआ, उसमें यह मांग जोर पकड़ना शुरू कर दी। और 23 मार्च 1940 ईस्वी का जो प्रसिद्ध प्रस्ताव था, इस प्रसिद्ध प्रस्ताव को तैयार किसने किया था? तो सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। सिकंदर हयात खान ने इस प्रसिद्ध प्रारूप को तैयार किया था। जब इन्होंने प्रारूप तैयार कर दिया, तो इसे जो है फजलुल हक ने प्रस्तुत कर दिया। इस प्रसिद्ध प्रस्ताव को जो है फजलुल हक ने प्रस्तुत कर दिया। उसके बाद खलीक उजमा ने इसका समर्थन कर दिया। इसके आगे की जो भी घटनाएं हैं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।